सुबह हो गई यारों कि सुबह हो गई यारों, अपने कीमती वक्त को संभालो और आज आपको क्या क्या करना है उसकी अभी से एक लिस्ट बना लो। तो दोस्तों मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय भूगोल का, और भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था भारत के दर्रों के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो दर्रा वाला वीडियो था, पिछला वीडियो भारत के दर्रों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इस वीडियो में मैंने कैमरे का एक्सपोजर लॉक नहीं किया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो वीडियो झलमला रहा था। यदि आपको पढ़ने में समस्या हो रही थी तो जैसा भी होगा आप बता दीजिएगा, मैं दर्रे पर दूसरा वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारतीय भूगोल के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार की। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार पर आने से पहले देखिए प्रायद्वीपीय पठार क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों की, भारत के भौतिक प्रदेशों की, और हमने बताया था जो भारत का भौतिक प्रदेश है, यानी भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। पहला था उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था। पहले क्या था? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था, जिसको हमने हिमालय के रूप में देखा। किसके रूप में? हिमालय के रूप में। और हिमालय पर मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो दिया। जितने वीडियो पड़े हैं पीछे, सारे वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी वहां पे जाके देख सकते हैं। जो अभी तक नहीं देखे आप सभी वहां पे जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा था प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा जो भौतिक प्रदेश था वह था उत्तर का विशाल मैदान, ठीक। और चौथा था तटीय मैदान एवं द्वीप था, ठीक। इन चारों भौतिक प्रदेशों को 6 भू आकृतिक खंडों में भी डिवाइड किया गया था। ये मैंने बताया था, 4 तो यही हो जाते हैं, 5वां द्वीप को ले लिया गया था और 6वां मरुस्थलीय क्षेत्र को ले लिया गया था, ठीक। 6 भू आकृतिक खंड थे और 4 भौतिक प्रदेश थे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पूरा देख लिया है, और आज हम लोग शुरू क्या करने जा रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की, कि ये प्रायद्वीप होता क्या है, पठार क्या होता है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, प्रायद्वीप और पठार। तो प्रायद्वीप क्या होता है इसको समझिए पहले। प्रायद्वीप महाद्वीप का वह हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हमारा भारत है, ठीक। अगर मैं भारत की बात करूं तो भैया भारत की इधर क्या है? पूरा इधर है अरब सागर, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है भाई? अरे बोलो, हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। तो भाई हमारा जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, 1, 2 और नीचे 3, ये 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं? प्रायद्वीप कह रहे हैं। क्लियर है? यानी दक्षिण भारत को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रायद्वीप भारत कह रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग कह रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार कह रहे हैं। यह जो आपका दक्षिणी भाग हिस्सा, भाई ये पूरा दक्षिणी भाग हिस्सा है ना, जो प्रायद्वीपीय भाग है, यह पठारी है, और पठारी होने के कारण ही इसको प्रायद्वीप पठार नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? प्रायद्वीप पठार नाम दे दिया गया। देखिए हमने लिखा है कि पठारी होने के कारण प्रायद्वीपीय भाग को क्या कह दिया गया? प्रायद्वीपीय पठार कह दिया गया। अरे बोलो, क्या ये इतनी बात क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो प्रायद्वीपीय पठार देखिए यहाँ पर हमने अलग अलग बनाया हुआ है। एक चित्र यहाँ, 2 चित्र यहाँ, तीसरा चित्र यहाँ, ठीक। जो पहला चित्र है हमने दिखाने का प्रयास किया है कि कहाँ से कहाँ तक लेकर क्या है भाई आपका प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। फिर दूसरे में हमने ये दर्शाया है कि प्रायद्वीपीय पठार को कितने भाग में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है, ठीक। फिर तीसरे भाग में मैं एक एक को उठा के अध्ययन करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके पश्चिम में क्या है भाई? पश्चिमी घाट पर्वत है। देखिए मैंने पूरा लाल लाल कलर से बनाया हुआ, रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है। पश्चिम प्रायद्वीप पठार के पश्चिम में क्या है भाई? पश्चिमी घाट पर्वत है, और इसके पूर्व में क्या है?
पूर्वी घाट पर्वत है। यानी जो आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है भाई, इसके किनारे किनारे पर क्या है, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है। क्लियर। अगर आपसे कह दे भाई जो ये आपका औसत ऊंचाई है, आपका पठार जो है, पठार की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो पठार की औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। कितना, 600 से 900 मीटर। यदि आपको नहीं दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है, तो मैं बोल तो रहा हूं ना, उससे आप लोग लिख लीजिएगा। तो प्रायद्वीप समझ गए। अच्छा पठार क्या होता है, पठार तो मैंने भाई जब भौतिक प्रदेश बता रहा था तभी बताया था कि पृथ्वी का उठा हुआ वह हिस्सा जो ऊपर से क्या हो, समतलीय हो, उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। पृथ्वी का जैसे क्या था भाई, पर्वत था, फिर मैंने पहाड़ बनाया था, फिर मैंने ऐसे पठार बनाया था, फिर मैदान बनाया हुआ था। तो भाई पठार क्या होता है, भूमि का उठा हुआ वह हिस्सा जो ऊपर से क्या होता है, समतलीय होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पठार कह देते हैं। क्लियर है। तो प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से लेकर 900 मीटर तक है। क्लियर। बात करता है कि ये किसका भाग है भाई, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था जब मैं हिमालय का निर्माण पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको कोबर का भूसन्नति सिद्धांत बताया था, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो भारत है नीचे भाई, जो पहले आपका धरती है पूरे गोल रूप में था, उसको हम लोग पेंजिया देते थे। पेंजिया का विखंडन होता है तो ऊपर क्या हो जाता है भाई, ऊपर हो जाता है अंगारा लैंड, नीचे हो जाता है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से क्या क्या टूटता है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद एशिया और यूरोप और एशिया। नीचे क्या है, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो जो अफ्रीका था, अफ्रीका से ही टूट करके भारत कहाँ आके जुड़ा है, अंगारा लैंड में। ठीक है। यानी यहाँ पे हिमालय का निर्माण था, यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये वाले हिस्से में क्या भाई, हिमालय है। लेकिन हिमालय कैसे बना है भाई, तैतीस सागर में जमे अवसादों से बना है। यानी इधर वाला नीचे वाला पूरा हिस्सा क्या है, गोंडवाना लैंड का है। ये केवल ऊपर ट्रांस हिमालयी भाग ही किसका है, यूरेशिया प्लेट यानी अंगारा लैंड का भाग है। लेकिन पूरा भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। अरे बोलो किसका है, गोंडवाना लैंड का। अगर आपसे पूछता है कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है भाई, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्लियर है। आगे कहता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति कैसी है, तो भाई प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। यदि आप यहाँ पर देखना चाहेंगे, देखिए, है ना, देखते ही प्रतीत हो रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है दोस्तों। कैसी है, त्रिभुजाकार है ना। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। देखिए भारत के 4 भौतिक प्रदेश मैंने बताया, है ना। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, 4 भौतिक प्रदेश था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान एवं द्वीप। इन चारों में ही सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। अरे बोलो कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अगर भाई सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है तो पहले इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका विस्तार भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर है। किसका भाई, प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कितने क्षेत्रफल पर है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। अब भाई ज्यादा कैसे नहीं होगा, भारत का कुल क्षेत्रफल ही कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32 में से 16 निकाल दो, यानी लगभग आधा भाग पर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है भैया, जो प्रायद्वीपीय पठार है वह क्या है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्लियर है, प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फिर कहता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है यह किस काल के चट्टानों से निर्मित है, तो भैया प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन काल के चट्टान से निर्मित है। किस काल के, आर्कियन काल के चट्टान से निर्मित है। देखिए जो काल आते हैं जैसे पैलियोजोइक है ना, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ये जितने भी काल हैं, जितने भी कालखंड है, समय खंड है, इनका अध्ययन हम विश्व भूगोल में करवाएंगे। ठीक है, वहां पर आपको एक एक शब्द को क्लियर कर देंगे कि जो प्री कैम्ब्रियन आ जाता है, कैम्ब्रियन काल आ जाता है, आर्कियन युग आ जाता है ना, ढेर सारे जो काल आ जाते हैं, मायोसीन है ना, ओलिगोसीन है, ढेर सारे कालखंड है। इन कालखंडों की बात करेंगे हम विश्व भूगोल के अंतर्गत, है ना। बस यहाँ इतना ध्यान रखना है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये वाला हिस्सा, ये किस काल का चट्टान है भाई, आर्कियन काल में निर्मित हुआ था ना, आर्कियन काल के चट्टान से निर्मित हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा ये जो प्रायद्वीपीय पठार है भाई, इसको जरा यहाँ से मिटाते हैं तब समझ पाएंगे आप लोग, है ना। देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किधर है,
सॉरी, ये प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग का ढाल किधर है? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर पूरब की तरफ है। किधर है भाई? उत्तर पूरब की तरफ है। आप कहेंगे कैसे उत्तर पूरब की तरफ है? भाई उत्तराखंड से क्या निकलती है? गंगा नदी ऐसे निकलती है और यहीं से यमुना नदी भी निकलती है, आगे प्रयागराज में मिलती है। आगे मैं नदियों का अध्ययन कराऊंगा, चिंता नहीं करना है ना। अब एक गंगा नदी जब निकलती है, इसमें आके यमुना मिल जाती है, तो यमुना में कई सारी नदियाँ निकल के मिलती है। कहाँ से? प्रायद्वीपीय पठार से ही। चंबल, बेतवा, है ना, केन, काली सिंध, है ना, उसके बाद यहाँ से सोन, टोंस, अच्छा टोंस को तमसा नदी भी कहते हैं ना। तो ये सारी नदियाँ किस में मिलती हैं? गंगा और यमुना में जाकर के मिलती हैं। तो नदियों के बहाव से ही प्रतीत क्या होता है? नदियों के बहाव से ही प्रतीत हो रहा है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसका उत्तरी हिस्सा किधर है भाई? उत्तर पूरब की तरफ। उत्तरी हिस्से का ढाल किधर है? उत्तर पूरब दिशा की तरफ है। क्या ये बात क्लियर है? देखिए, नदी का एक गुण होता है, पानी का एक गुण होता है ना। अब भेली वाला गुण नहीं, ठीक है, विशेषता होती है ना। तो जो पानी होता है, जिधर ढलान होता है ना, जिधर ढाल होता है उधर ही क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर नदियां उत्तर पूरब की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किधर है भाई? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल किधर है? उत्तर पूरब की तरफ है। क्या बात क्लियर है? इतना क्लियर? वेरी गुड। अब कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग का ढाल है वो किधर है भाई? वह पश्चिम से पूरब की तरफ है ना। ध्यान रखिएगा, उत्तरी भाग का ढाल उत्तर पूरब की तरफ, और प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी हिस्सा है इसका ढाल किधर है भाई? पश्चिम से पूरब की तरफ। क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ी है त्र्यंबक पहाड़ी, यहाँ पर है महाबलेश्वर पहाड़ी, यहाँ पर है क्या भाई? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, है ना। तो यहाँ से निकलती है गोदावरी, यहाँ से निकलती है कृष्णा, यहाँ से निकलती है भाई कावेरी, है ना। और यहाँ उड़ीसा झारखंड में छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है, जिसके छत्तीसगढ़ से, कहाँ से? छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है महानदी। तो ये सारी नदियाँ किधर प्रवाहित हो रही हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ, जिससे हमको यह पता चलता है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी भाग है इसका ढाल किधर है भाई? पश्चिम से पूरब की तरफ है, और उत्तरी भाग का ढाल उत्तर पूरब की तरफ है। क्लियर है? तो ये हुआ आपका प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य परिचय, जहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। जिनके अंदर ये डाउट है कि ये किस परीक्षा के लिए, तो भाई ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगा कि आपको कैसे अध्ययन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। हो सकता है कल ही दे दूं, परसों ही दे दूं, किसी भी दिन मैं दे दूंगा, जिस दिन मुझे समय मिलेगा। लोग गलती ही यही करते हैं, तनी तनी पढ़ लेंगे, छुटपुटिया पढ़ के चल देंगे। भाई छुटपुटिया से एग्जाम नहीं निकलने वाला है, आपको विस्तृत अध्ययन करना ही पड़ेगा। जितने भी लोग आज सफल हुए हैं, अगर आपके आसपास कोई सफल हुआ है तो आप उनसे पूछिएगा कि सफल होने के लिए, कोई भी परीक्षा निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे भाई मेरा देखो, जैसे एक एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मुझे रात रात भर पढ़ना पड़ा था। हालांकि वो मेरी शौक भी थी पढ़ाई करना, तो भाई मैं उतना जाके पढ़ लेता था। अगर आप पढ़ सकते हैं तो भाई आप भी पढ़िए। शाम को बैठिए पढ़ने के लिए, सुबह उठिए पढ़ के, अपने अंदर जुनून और जज्बा जगा लीजिए, अगर कुछ चाहिए तो। ठीक है ना। चलिए आते हैं। और रह गई बात सफलता की, सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है ना, मिल जाएगी, मेहनत करेंगे तब। आइए, तो ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य परिचय। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार को हम निम्न 5 भाग में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। कितने भाग में? 5 भाग में। वैसे सामान्यतः किताबों में तो 2 भाग में बांट करके दिया रहता है, लेकिन हम लोग अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार कितने भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे? 5 भाग में। पहले को हम लोग क्या कहेंगे? पहले भाग को कहेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। क्या भैया? केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा भाग जो बांटे हैं इसको हम कहेंगे पूर्वी पठार। क्या कहेंगे भाई? पूर्वी पठार। अच्छा देखिए, जो केंद्रीय उच्च भूमि है इसके अंतर्गत हम लोग किसका किसका अध्ययन करेंगे? अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। इन 5 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत कर लेंगे? केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत। क्लियर। दूसरे भाग है पूर्वी पठार। अब जब पूर्वी पठार हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे छोटा नागपुर पठार का, महानदी बेसिन का, दंडकारण्य पठार का। क्लियर है। उसके बाद जो तीसरा नंबर पर है, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे मेघालय पठार का। अरे बोलो किसका? मेघालय पठार। ये जो मेघालय पठार है, यहीं पर है गारो, खासी और जयंतिया
मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ तथा मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियाँ। क्लियर है। मेघालय में तो है गारो खासी जयंतिया, मिकिर और रेंगमा असम राज्य के अंतर्गत आती हैं, लेकिन वो किस पठार के अंतर्गत है? मेघालय पठार के अंतर्गत ही वो भी शामिल है। क्लियर। कौन सा? मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ। क्लियर है, वेरी गुड। और चौथा आकृति है, यानी चौथा जो प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग डिवाइड किए हैं, वो डिवाइड किए हैं दक्कन पठार में। किसमें भैया? दक्कन पठार में। यानी दक्कन पठार को हम लोग पढ़ लेंगे। पांचवा पढ़ेंगे दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र के रूप में। किसके रूप में? दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र के रूप में। ये 5 हो गया है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार को निम्न 5 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा पूर्वी पठार, तीसरा मेघालय पठार, चौथा दक्कन पठार और पांचवा दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र। क्या इतनी बात समझ में आई आप सभी को? क्लियर है। अब देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच के लेके जाएंगे। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हो सकता है ना। प्रायद्वीपीय पठार को 2-3 भागों में करके पढ़ेंगे, 3-4 भाग हो सकता है, 4 भाग चला जाना। बहुत छोटा छोटा अध्ययन करके पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप रुचि लें पढ़ने में, है ना। बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं सबसे पहले किसकी? केंद्रीय उच्च भूमि की। किसकी भाई? केंद्रीय उच्च भूमि को। अब आते हैं हम लोग अपने इस वाले मैप में, मेन मैप में, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मिटाएं, 1 सेकेंड। देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं केंद्रीय उच्च भूमि का। तो जो केंद्रीय उच्च भूमि है, इसको भी हम लोग 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे पहला अरावली पर्वत श्रेणी। क्या भाई? पहला श्रेणी कर देंगे अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरा कर देंगे V से विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तीसरा यस से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, चौथा यम से मालवा पठार, पांचवा B से बुंदेलखंड पठार। समझ पा रहे हैं? केंद्रीय उच्च भूमि का मतलब है जो कि भारत के केंद्र में स्थित हो ना। देखिए, लगभग देखेंगे तो भारत के लगभग बीचों बीच में सारी पर्वत श्रेणियां हैं। ध्यान रखिएगा, अरावली, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये 5 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे भैया? अरे बोलो, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत करेंगे। आइए दोस्तों, ये जो केंद्रीय उच्च भूमि है, पूर्वी पठार है, मेघालय पठार है, दक्कन पठार है, दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, इनका अध्ययन हम लोग करते हैं कल से, ठीक। और कल हम बात करेंगे केंद्रीय उच्च भूमि पर, और केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मालवा पठार और बुंदेल पठार की बात हम करेंगे। अगर हो गया तो इन 5 को ही एक ही वीडियो में समेटेंगे, नहीं हुआ तो दो वीडियो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक एक पठार है, पठार के एक एक भाग की चर्चा हम लोग अलग अलग वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। आज हमने देखा प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य परिचय, ठीक। ये तो केवल परिचय मात्र था। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के महत्वपूर्ण पहलुओं पर, महत्वपूर्ण पहलुओं को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस करते हैं। आज के लिए लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।